Yes, my dear students, you are welcome to all of you are welcome in your biome academic and spiritual science classes. Dear students, अभी तक हम लोगों ने मेरे 12th क्लास के डियर स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी एक फेक स्टोरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें एक प्रेम कहानी के माध्यम से हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन को जो EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया उसको पढ़ा। इसके बाद उसका एनालिसिस किया। डियर स्टूडेंट्स, अब आज इस वीडियो में नंबर आता है कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है। तो हमारी एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है ये दो प्रिंसिपल है। ये आवाज बहुत कैप्चर करता है बेटा। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल बेटा क्या होता है कि ये हमारे एनसीईआरटी बुक में दो प्रिंसिपल दिया है। एक प्रिंसिपल है कि रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे हम बनाएंगे और दूसरा है रिकम्बिनेंट डीएनए को कैसे बनाएंगे। दोनों बातें किया गई ने, यानी एक में सिद्धांत बताता है, पूरी थ्योरी बताती है। आरडीएनए का जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि हमको बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना है, किसके लिए, आरडीएनए को बनाने के लिए। ये जो आरडीएनए है रिकम्बिनेंट डीएनए जिसको पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, इसमें दो जीवधारियों के डीएनए को लिंक किया गया है। तो इस प्रकार से इसे आरडीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, A to Z what we have to do. This explanation provides the principle of genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग ये बताता है कि हमको आरडीएनए को बनाने के लिए क्या करना है, यानी नियम बताता है, सिद्धांत बताता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है, प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग ये है कि जो जो आपने क्या को पढ़ा तो क्या को कैसे करेंगे, हाउ टू डू। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग इज व्हाट टू डू एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग इज हाउ टू डू। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्रिंसिपल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। रिकम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको यह जेनेटिक इंजीनियरिंग बताता है। यू कैन से रिकम्बिनेंट डीएनए इज व्हाट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या हम क्या करें उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बताता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग बताता है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। इस आरडीएनए को बनाने के लिए जो जीवों के डीएनए में हम मैनिपुलेशन, तोड़ फोड़ करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसके नियम को बताता है। यानी क्या करें, उसके लिए हमको क्या करना होगा, और मैनिपुलेशन के लिए क्या करना होगा। एंड सिद्धांत, एक नियम ऑफ ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट टूल्स। और इसके साथ साथ इस आरडीएनए को बनाने के लिए किस किस टूल्स का, औजार का हमको प्रयोग करना है, ये चीज जो है हमको प्रिंसिपल डीएनए बताता है। जरा दरवाजे को बंद कीजिए। माय डियर, हमारे बच्चे जो है बहुत समझदार हैं, ये जानते हैं कि इस समय ये जो बेटा ये जो साइड से आपको आवाज आ रही होगी, जबकि ये पूरा केबिन जो है चारों तरफ शीशे के दरवाजे से बंद है, लेकिन फिर भी आपको किसी झरोके से, जहां से मच्छर भी आ जा सक रहा होगा, वहां से आवाज आ रही है। और आपको सुंदर सुंदर आपके ध्यान को भंग करने के लिए आपको जो है ये आवाज मिल रही है। यूं कहिए कि दुर्वासा ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए, आप लोग दुर्वासा ऋषि क्या है, आप लोग बहुत बड़े अच्छे ऋषि हैं, आपकी तपस्या को भंग करने के लिए कहीं न कहीं मेनका के पायल की, नूपुर की ध्वनि आपको सुनाई पड़ जा रही है और उसी में आप ध्यान भंग कर दे रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप जो मैं कह रहा हूं इस पर ध्यान दीजिए। आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है। तो आगे क्या होता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, आरडीएनए बनाने के लिए, अगर हिंदी मीडियम के हमारे छात्र जो है उनको भी वो ध्यान दे दें। आरडीएनए को बनाने के लिए, आरडीएनए बनाने के लिए क्या करना है, इसका नियम बताता है कौन, जेनेटिक इंजीनियरिंग। डीएनए में फेरबदल करने का नियम सुझाता है कौन, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। आवश्यक उपकरण और उसके उपयोग की विधि सुझाता है कौन,
ये आरडीएनए की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल है, ये सारी चीजें आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो यही सब चीजों के बारे में बताया गया है, और मैंने आपके लिए बड़ी मुश्किल से इस चीज को फाइंड आउट किया है। और अब आइए प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या है। तो बेटा प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या है? जैव प्रक्रम की अभियांत्रिकी, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग टेल्स अस हाउ टू यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी इन नियमों का प्रयोग हम कैसे करें, इसके बारे में नियम बताता है। स्केलिंग ऑफ प्रोडक्शन यानी बड़ी मात्रा में इस आरडीएनए से हम कैसे ज्यादा मात्रा में उत्पाद को प्राप्त करें, इस विधि को बताता है। टू क्रिएट फैक्ट्री, और इस बड़े उत्पाद को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा फैक्ट्री उद्योग को कैसे हम क्रिएट करें, ये हमारी जो है ये प्रोसेसिंग बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग बताती है। अगर हिंदी मीडियम के हमारे छात्र हैं तो भी ध्यान दे दें। जैव अभियांत्रिकी सिद्धांत कैसे का उत्तर देता है कि कैसे हम आरडीएनए को हमको कैसे बनाना है, आरडीएनए के उत्पाद को कैसे बढ़ाना है, आरडीएनए उद्योग को स्थापित कैसे करना है, और आरडीएनए प्रोटीन की गुणवत्ता की वृद्धि करके बाजार में विपणन मार्केटिंग कैसे किया जाए, इत्यादि के बारे में क्या होता है, ये बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग जो है हमें एक नियम, एक दिशा देता है, एक गाइडलाइन रिप्रेजेंट करता है। आइए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो एनसीईआरटी में हमारा डिफिनीशन दिया है इस रूल्स को के बताने के लिए जो हमारी एनसीईआरटी कर रही है, जरा आप आइए देखिए। तो डिफिनीशन क्या कर रहा है हमारी एनसीईआरटी में, स्पष्ट डिफिनीशन क्या दिया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कौन जेनेटिक मटेरियल? डीएनए या आरएनए। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट। होस्ट मीन्स किसी भी जीव का जो आपका डिजायर डीएनए है, अपेक्षित डीएनए है, जिससे आप उत्पाद बनाना चाहते हैं, उस उत्पाद को बनाने के लिए जिस जीव के डीएनए की आप सहायता लेते हैं उस जीव को होस्ट कहते हैं। जैसे यहां पर इस्चेरिचिया कोलाई का जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो क्या होगा? वो होस्ट डीएनए कहलाएगा, और इस्चेरिचिया कोलाई क्या कहलाएगा? वो होस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी जो मेन डीएनए है, मेन डीएनए के अलावा किसी दूसरे जीव को अगर हम कहीं हेल्प में ले रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसका डीएनए होस्ट डीएनए कहलाएगा, और वह ऑर्गेनिज्म होस्ट कहलाता है। ठीक है, आप बड़े अच्छे समझदार हैं, खूब समझ रहे हैं, हमें पता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके फिनोटाइप को चेंज करना, उसके बाह्य आकार प्रकार को बदल देना। तो ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात है, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में आप पिछले लेसन में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। आप जान चुके हैं कि जीनोटाइप क्या होता है? किसी भी जीव के डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो उसका, या उसमें जो एलील्स होते हैं वो उसके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा जीनोटाइप होगा उसी के ढंग से उसका एक्सटर्नल फीचर, बिहेव, स्ट्रक्चर, ये सब क्या होता है, फिजियोलॉजी, ये सब क्या होती है, ये उस पर डिपेंड करती है। तो वो उसका फिजियोलॉजी हो जाता है, यानी मॉर्फोलॉजी हो जाती है। तो मॉर्फोलॉजिकल जब हम किसी जीव के डीएनए में मैनिपुलेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब फिनोटाइप चेंज हो जाएगा तो वह जीव और उस जीव का डीएनए वो क्या कहलाएगा? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या करते हैं? जीएमओ का फॉर्मेशन करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब हमारे हिंदी मीडियम के छात्र ध्यान दें, अगर और इंग्लिश मीडियम के छात्र भी, चूंकि है तो मदर टंग आपकी हिंदी ही, तो आप यहां से भी समझ लेंगे। पोषक जीव के आकार की में परिवर्तन हेतु डीएनए या आरएनए की संरचना या रसायन में परिवर्तन करके पोषक में पुनर्योगस जीन स्थापना की तकनीक आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। ठीक है, किसी भी जीव के डीएनए में तोड़ फोड़ कर दीजिए,
कुछ जीन निकाल दीजिए या कुछ जीन बाहर से लाकर उसमें जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद उसका जीन क्या हो जाएगा, जीएमओ जीन हो जाएगा, आरडीएनए हो जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा, पुनर्योगस डीएनए हो जाएगा। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को उसी होस्ट में फिर से ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अब वो जीव क्या हो जाएगा, वो जीएमओ हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब क्या करते हैं, ये हो गया। अब बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का क्या हमारे एनसीईआरटी में डिफिनेशन दिया गया, कह रहे हैं कि बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग इज नथिंग बट ओनली मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस मींस माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। एक ऐसे माध्यम को तैयार करना जिसमें आप रिकम्बिनेंट डीएनए वाले जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। क्यों रखते हैं, उसके लिए स्टेराइल होना क्यों जरूरी है, स्टेराइल एम्बियंस बाहरी परिवेश क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि उसके साथ साथ कोई अननेसेसरी डीएनए भी आकर के उस पूरे जो उससे प्रोडक्ट हम प्राप्त करेंगे वो कहीं कंटामिनेटेड प्रदूषित न हो जाए, वो भी अपना प्रोडक्ट न देने लगे। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्टेराइल एम्बियंस यानी प्रदूषण रहित यानी किसी अन्य जीव से रहित एक मीडियम तैयार करना पड़ता है। तो इस प्रकार से स्टेराइल एम्बियंस क्रिएट हो जाता है। अब इसी स्टेराइल एम्बियंस को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की जाती है। यहां पर स्टेराइल का मतलब है माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, यानी सूक्ष्म जीवों से प्रदूषण से रहित। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये जो केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है इसमें सबसे पहले एम्बियंस को स्टेराइल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, टू इनेबल ग्रोथ, किसके ग्रोथ को इनेबल करने के लिए, डिजायर्ड माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल। जो आपने डिजायर्ड माइक्रोब्स लिया, आप चाहते हैं कि इस माइक्रोब्स के प्रोडक्ट हमको प्राप्त हों, उस डिजायर्ड माइक्रोब के ही प्रोडक्ट बने, उसके साथ अननेसेसरी कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आकर के अपना प्रोडक्ट न देने लगे, उसको अवॉइड करने के लिए स्टेराइल एम्बियंस आवश्यक होती है। इसलिए वो डिजायर्ड माइक्रोब्स हो सकता है वो, या कोई यूकैरियोटिक सेल हो सकती है। तो माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल जिससे हम चाहते हैं कि वो हमें अपना उत्पाद दे, उसके उत्पाद को प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा जीव उस माध्यम में आकर के अपना भी उत्पाद न देने पाए, उसको रोकने के लिए ये जो हम स्टेराइल एम्बियंस जनरेट करते हैं वह हमें जनरेट करना चाहिए। ठीक है, तो यह जो नियम है यह बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का सिद्धांत है। यानी whenever we have to get more over products at industrial level, then we have to generate, we have to create a sterile medium. How will you create it? We shall study it in further topic, in further point. हम अगले बिंदु पर इस पर चर्चा करेंगे। और यह यूकैरियोट इन लार्ज क्वांटिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा डीएनए क्या करता है, प्रोटीन ही बनाएगा। तो प्रोटीन एंटीबायोटिक के फॉर्म में, प्रोटीन क्या करते हैं वैक्सीन के फॉर्म में, प्रोटीन एंजाइम्स के फॉर्म में। इसको प्राप्त करने के लिए, किसमें, लार्ज क्वांटिटी में प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, उस एम्बियंस को स्टेराइल बनाना पड़ता है, जिससे कि कंटामिनेशन फ्री जो है हमारा प्रोडक्ट जो है लार्ज क्वांटिटी में बन जाए। तो यह प्रोसेस क्या है, यही है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। हिंदी मीडियम पे अगर छात्र ध्यान दें तो दे सकते हैं, जैव प्रक्रम के रासायनिक जैव प्रक्रमों में रोगाणु रहित सूक्ष्म जीव संदूषण रहित, रोगाणु रहित का मतलब
सूक्ष्म जीवों के संदूषण से रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित जीवों या सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविकों, टीकों, एंजाइमों आदि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, करना नहीं है, किया जाता है, सिद्धांत है ना। तो इसमें यही बता रहे हैं कि बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में भैया अगर आपको बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग करना है तो जिस जीएमओ को आपने बनाया है उसी जीएमओ का उत्पाद आपको प्राप्त हो बायोरिएक्टर में, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बायोरिएक्टर के मीडियम को, एम्बियंस को क्या करना होगा, स्टेराइल रखना होगा। स्टेराइल रखेंगे तभी क्या हो जाएगा, आपको उसी जीव का प्रोडक्ट जो है लार्ज क्वांटिटी में प्राप्त होगा, अदरवाइज वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, प्रदूषण रहित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको स्टेराइल रखना होगा। स्टेराइल एम्बियंस के बारे में बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग हमको सजेस्ट करता है, यानी सिद्धांत है ना, तो सिद्धांत में यही सब बातें बताई जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पर अब बायो प्रोसेसिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम लोग आरडीएनए बनाने का जो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं उसमें हमारा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ये भी सुझा रहा है, ये भी बता रहा है, हमको सजेस्ट कर रहा है कि भाई किस किस टूल्स को आप यूज करेंगे। अगर बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी आरडीएनए का प्रोडक्ट अगर आप लार्ज क्वांटिटी में प्राप्त करना चाहते हैं तो किस किस टूल्स का, किस किस औजार की आवश्यकता पड़ेगी आपको, उसको भी यहां पर आपको सजेस्ट किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, टूल्स के बारे में अगर ध्यान दें तो सबसे पहले तो हमको उस डीएनए की आवश्यकता होगी जिससे हम प्रोटीन, रिकम्बिनेंट प्रोटीन को प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, आरडीएनए जो भी प्रोटीन बनाता है वह रिकम्बिनेंट आर प्रोटीन कहलाता है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है। तो रिकम्बिनेंट प्रोटीन को किस डीएनए को आप चाहते हैं, दुनिया में बहुत सारे डीएनए हैं, बहुत सारे जीव हैं, सबके पास अपना डीएनए है, आपको किस डीएनए के, आप जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं उसमें किस डीएनए की आपको आवश्यकता है, तो सबसे पहले हमें उस डीएनए की खोज है। जैसे मान लीजिए आजकल हमारे ह्यूमन सोसाइटी में सबसे ज्यादा डायबिटीज का इशू है, हर कोई व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है, उसको इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन कौन बनाएगा, इंसुलिन हमारा जो है क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा हमारा कौन, इंसुलिन बनाने वाला डीएनए। तो कहाँ होगा, हम जानते हैं हमारे बॉडी में 10 to power 14 सेल्स हैं, इस हर सेल में अपना एक डीएनए बैठा है। और ध्यान रखिएगा हर सेल के डीएनए में, हर सेल के डीएनए एक जैसे हैं, लेकिन अब आंखों का जो डीएनए होगा, आंखों के सेल में जो डीएनए होगा उस डीएनए में भी वही सारे जीन होंगे जो हमारे अन्य बॉडी की सेल में होंगे, जो हार्ट के सेल में होंगे, जो लीवर के सेल में होंगे, जो पैंक्रियास के सेल में होंगे, जो किडनी के सेल में होंगे, बॉडी के हर मीन स्किन के सेल में भी वही डीएनए होगा, वही 30,000 जीन होंगे। लेकिन क्या ये सभी 30,000 जीन, यानी हर बॉडी के किसी भी पार्ट से हम जो है अगर किसी सेल को निकाल लें और उससे क्या हमको इंसुलिन बनाने वाला डीएनए मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसने बॉडी के हर पार्ट्स के कुछ डीएनए को एक्टिव रखा है, कुछ डीएनए को सप्रेस कर रखा है। जैसा आपने लैक ऑपरान में पढ़ा, बहुत सारे डीएनए क्या होते हैं, जब लैक्टोज आता है तो भी क्या होता है, उसका लैक ऑपरान वाला सेट ओपन होता है तभी लैक्टोज डाइजेस्ट होता है, अदरवाइज लैक्टोज क्या होता है, उसका जो ओपेरान है वो स्विच्ड ऑफ होता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के हर सेल में सभी डीएनए एक जैसे होते हैं, लेकिन बॉडी की जो सेल होती है उसका क्या होता है, उसमें मोर ओवर जो जिसकी आवश्यकता होती है वही डीएनए एक्टिव होता है, बाकी सब जीन जो है सप्रेस होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पैंक्रियास का बीटा सेल है, बीटा सेल में ही हमको इंसुलिन बनाने वाले एक्टिव जीन मिलेंगे। तो क्या करेंगे, हमें हमारा डिजायर क्या है, इंसुलिन बनाने वाला जीन। तो इंसुलिन बनाने वाले जीन के लिए हम क्या स्किन के किसी भी सेल को ले लेंगे? नहीं, हम पैंक्रियास के बीटा सेल में जो जीन है उसी को लेंगे,
उसी डीएनए को लेंगे, क्योंकि उसी डीएनए में हमको क्या होगा, हमको इंसुलिन बनाने वाला एक्टिव फेज में क्या होगा, वो डीएनए मिलेगा, जीन मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल लेके चलने में मानने से गणित मैथमेटिक्स में मान लेने से बहुत बड़े बड़े समस्याएं हल हो जाती हैं। तो यहां भी इस चीज को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं। तो मान लिया कि हमको इंसुलिन वाला जीन चाहिए, तो इंसुलिन के लिए जो डिजायर्ड जीन होगा, उस डिजायर्ड जीन को हम कहां से लेंगे, पैंक्रियाज के बीटा सेल से हमको इंसुलिन वाला जीन मिल जाएगा। आप जानते हैं, अब उस जीन को आप क्या कहेंगे, या उस डीएनए को आप क्या कहेंगे, उस डीएनए के लिए यहां पर जो है 1 2 3 4 5 वर्ड यूज होते हैं, लेकिन पांचों वर्ड एक ही प्रकार के, एक ही चीज को बताते हैं। तो वह इंसुलिन का जीन क्या कहलाएगा, डिजायर्ड जीन कहलाएगा, या उसको फॉरेन जीन आप कहेंगे, या फॉरेन डीएनए कहेंगे, या उसे आप पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं, या उसे आप रिक्वायर्ड डीएनए भी कहते हैं, या उसे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डिजायर्ड डीएनए लेते हैं, और साथ ही साथ इस डिजायर्ड डीएनए को आप किस किस होस्ट डीएनए से लिंक करेंगे, वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें वेक्टर का सिलेक्शन करना पड़ता है। अब बेटा ध्यान रखिएगा, वेक्टर के रूप में सबसे ज्यादा इस्चेरिचिया कोलाई का जो प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड को ही एज ए वेक्टर डीएनए के रूप में हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको कॉम्पिटेंट करते हैं, सक्षम बनाते हैं, यानी मॉडिफाइड करते हैं, और वो प्लाज्मिड होता है। ध्यान रखिएगा, अब बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज किया जाने वाला जो प्लाज्मिड होता है, उसमें साइंटिस्टों ने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं, बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, और परिवर्तन करके उसको जीन बैंक में उसको स्टोर करके रख दिए हैं। और जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है, उसी इस्चेरिचिया कोलाई के ये जो प्लाज्मिड है, जो मॉडिफाइड प्लाज्मिड है, उसको लेकर के हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, वो प्लाज्मिड का नाम क्या है, उस प्लाज्मिड का नाम है PBr322। ध्यान रखिएगा, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग करते हैं, और जो इस्चेरिचिया कोलाई से ही लिया गया था। ये इस्चेरिचिया कोलाई का ही प्लाज्मिड है जिसे हम लोग टूल्स के रूप में अपने बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, बी का मतलब जिन्होंने उस ऐसे दो साइंटिस्टों के नाम यहां पे हैं जिन्होंने उस प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया टू यूज बेटर इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बी का मतलब हुआ एफ बोलिवर, ये जो एफ बोलिवर हैं ये बायोलॉजिस्ट हैं, और आर क्या है, RL रोड्रिक। तो RL रोड्रिक और एफ बोलिवर ने क्या काम किया था, 1917 में 1977 में 1977 में प्लाज्मिड के ही प्लाज्मिड यानी इस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड को ही क्या काम किया था, मॉडिफाई कर दिया गया था। तो यहां पर P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर एफ बोलिवर, R फॉर RL रोड्रिक, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। और यहां पे जो 322 नंबर लिखा है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, यानी आप मान के चलिए एफ बोलिवर और RL रोड्रिक्स ने जब इस्चेरिचिया कोलाई की प्लाज्मिड को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, तो वह एक राउंड में मॉडिफाई नहीं हुआ, उसके लिए उनको 322 राउंड्स करने पड़े। तो 322 राउंड्स में आने के बाद, वो उस सीक्वेंस में आने के बाद, तब जाकर के वो हमारे बायोटेक्नोलॉजी में यूज करने के लिए वो प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हो पाया। तो यह इस प्रकार से यह PBr322 हुआ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड इन इस्चेरिचिया कोलाई। ध्यान रखिएगा, यह क्या है, यह सबसे पहला आर्टिफिशियल कृत्रिम क्लोनिंग करने वाला प्लाज्मिड है जो कि इस्चेरिचिया कोलाई में से प्राप्त किया गया था। ठीक है, अब आइए हम लोग इसी का हिंदी रूपांतरण यहां पे दिया गया है, अगर आप जानना चाहें तो आप देख सकते हैं। डीएनए का अगला नाम क्या है, इच्छित डीएनए, वाहक, बाह्य डीएनए, यात्री डीएनए, अपेक्षित डीएनए या आवश्यक डीएनए, इसी का ट्रांसलेशन कर दिया गया है। वाहक क्या होता है, सक्षम संशोधित प्लाज्मिड होता है किसी वेक्टर का। वेक्टर माने वाहक यार, वाहक मतलब कैरियर, यानी हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए को जो बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट देने के लिए जो कैरी करेगा,
कैरी करेगा, प्रोडक्ट बनवाएगा, वो हमारा कैरियर है। तो इसलिए उसको वाहक शब्द करते हैं। और ये पीवीआर दिया गया है। बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो पीवीआर 322 है, हमारी एनसीईआरटी में जो फिगर बना है उसी का देखिए यहाँ पर ये फिगर आपके सामने है, यही है पीवीआर 322 का ये प्लाज्मिड है। ठीक है, इसमें क्या है, कितने भाग हैं ये देखिए, ये इसका क्या है, ये इतना भाग इसका क्या है, ये इतना भाग इस प्लाज्मिड का क्या है, टेट है। टेट रीजन, इसको क्या कहते हैं, टेट रीजन। टेट रीजन का मतलब है ये वाला जो इस इतने पोर्शन में जो ये इसका ये डीएनए है प्लाज्मिड का, ये टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसका भी एंटीबायोटिक का एंटीबायोटिक ये बनाने वाला ये क्या है, ये जीन यहां पे है। और दूसरा क्या है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये एम्पिसिलिन कैनामाइसिन, ये सब जो अदर एंटीबायोटिक्स हैं, उस एंटीबायोटिक्स बनाने वाला जीन यहां है। कहने का मतलब जितने इशरिचिया कोलाई हैं, 99% इशरिचिया कोलाई में ये जो रीजन है वो डेवलप नहीं हो पाता है। ये डेवलप नहीं हो पाता है, वो हमारे एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन से वही इशरिचिया कोलाई मरेगा जिसके प्लाज्मिड में ये वाला टेट आर वाला और एएमपी आर वाला जो जीन डेवलप नहीं होगा, वही मरेगा। और जिसमें डेवलप हो गया है, यानी 1% बैक्टीरिया इकोलॉजिकली क्या हुए हैं, इवोल्यूशन के बेस पर वो अपने को क्या किए हैं, इवोल्व कर चुके हैं, अपने को विकसित कर चुके हैं, उनके अंदर क्या हुआ, ये वाला जीन डेवलप हो गया है। इसलिए इनके ऊपर टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इनको दूसरे प्रकार के एंटीबायोटिक्स के द्वारा आप मार सकते हैं और आपका टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन जो इस पर काम नहीं करेगा। ये तो ठीक वही बात हो गई, जैसे कहते हैं सांप जब बहुत पुराना हो जाता है तो मड़ियों वाला हो जाता है। अभी तक ये एक मिथ है, विज्ञान ने इसको प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन कपोल कल्पित कथाओं में आता है कि नाग जब बहुत पुराना हो जाता है, नाग नागिन, तो उसमें मड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो ये मान के चलिए ये भी जब पुरातन हो जाता है, इतना ज्यादा विकसित हो जाता है कि इसमें अगर ये वाला आ गया तो क्या हो जाएगा, वो फिर इसको ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों का रेसिस्टेंट हो जाता है। अब दूसरे देखिए, यहां पर तो अगला पोर्शन क्या लिखा है, यहां पर रो जो बताता है कि कितने राउंड ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसके बाद क्या है, ओरी, यहां पे ओरी पॉइंट है। ये ओरी पॉइंट क्या बताता है, ये ओरी पॉइंट बताता है, ये ओरी पॉइंट है, ये ओरी पॉइंट है। और ओरी पॉइंट क्या बताता है, ओरी पॉइंट बताता है कि जब इसका रेप्लिकेशन शुरू होगा, तो रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से होगी, हमेशा ओरी पॉइंट से ही होती है। और इसके बाद ये जो 8 साइट आपको दिख रहे हैं, पीवीयू सेकेंड, साल फर्स्ट, बॉम H1, हिंड थर्ड, CLA फर्स्ट, इको R1 फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, PST फर्स्ट, ये सब क्या है, दीज आर द साइट्स। ये साइट्स हैं जहां से हमें पता है कि फिगर आपको दिख नहीं रहा है, अभी नेक्स्ट पेज पर ये फिगर और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, बंद कर दीजिए, दिखेगा। बल्ब बंद करेंगे, हाँ बंद करेंगे, दिखेगा तो अच्छे से। नहीं अभी अगले साइड फिगर अभी तेज है बेटा। कुछ बच्चे यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ करके वही भी क्लास में, तो कह रहे हैं सर ये जो हम और जो भाई हमारे देख रहे हैं उनको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये लाइट उधर का बंद कर दीजिए। हमने कहा नहीं, अभी नेक्स्ट पेज पे इसका बड़ा साइज है, दिखेगा वो, तब देखना, दिखता नहीं रिपोर्ट करना। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज से देखते हैं। अच्छा, अभी आप नेक्स्ट पेज पे नहीं आए, आगे देखते हैं। हाँ यहां देख लीजिए, इस पेज पर आइए, हम लोग जो है इसी पेज पर आइए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ बेटा देखो ये क्या है, ये एक पीवीआर 322 का एक फिगर दिया गया है। इशरिचिया कोलाई का बोलिवर और रोटिक के द्वारा मॉडिफाइड ये क्या है, प्लाज्मिड है, जिसका बायोटेक्नोलॉजी में मोर ओवर यूज होता है। इसमें कितनी चीजें दिखाएं, ये जो पिंक वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट का जीन है। ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट क्या करता है, और रेसिस्टेंट जीन को, प्रोटीन को फॉर्म करता है। ये एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंट रीजन है, ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट उसका रेसिस्टेंट जो है प्रोटीन बनाता है। यहां पे ये देखिए पोर्शन, ये ओरी है। ये ओरी क्या है, ये ओरी
किसी भी इस प्लाज्मिड में वो रीजन है जहां से जब इसका रेप्लिकेशन यानी इसकी कॉपी जब शुरू होती है तो यहीं से शुरुआत होती है, ये इसकी कॉपी को बनाता है। तो ओरी ये क्या है, ये रो कितनी कॉपी बनाएगा ये वाला जीन डिटरमाइन करता है। और यहां पे ये जो पोर्शन दिख रहे हैं ये सब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यानी केमिकल नाइफ का साइट है जहां से जिसका जहां पे एरो लगा हुआ है वो वाला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस प्लाज्मिड को वहीं से काट सकता है। क्यों काट सकता है, इसका दो उत्तर है। पहली चीज इसलिए काट सकता है कि ऐसे एंजाइम्स के जो पेलिंड्रोम्स होते हैं वो यही पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के नाम हैं, 8 हैं, और अभी अगले लिस्ट में हम इसका नाम भी आपको नोट कराएंगे। यहां पर फिगर देख लीजिए। तो ये क्या करते हैं, ये उसके साइट्स हैं। इसका साइट रोप में होता है, इसका साइट टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में होता है, इसका साइट बॉम एच वाले रीजन में होता है। हिंड थर्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के साइट यहां है। CLA फर्स्ट का रिस्ट्रिक्शन साइट यहां है। इको R1 का रिस्ट्रिक्शन साइट यहां पे है। PVU फर्स्ट का रिस्ट्रिक्शन साइट यहां पे है। PST फर्स्ट का रिस्ट्रिक्शन साइट यहां है। यानी रिस्ट्रिक्शन साइट मींस ऐसे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के पेलिंड्रोम्स यहां हैं। यानी ये एंजाइम अपने एक विशेष प्रकार के पेलिंड्रोम्स पर ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। तो जहां भी ये कट करेगा, अच्छा यहां पे कोई आ गया था जंगजू, उसीलिए वो सेव करने के लिए। यस डियर स्टूडेंट, तो जहां भी इसको कट लगाते हैं वो वही लोकेशन शो किया जा रहा है। यहां पे 8 लोकेशन, इस प्लाज्मिड को 8 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इन भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर कट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हमारी एनसीईआरटी क्या कर रही है कि इशरिचिया कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ये रिस्ट्रिक्शन साइट को शो करता है। ये रिस्ट्रिक्शन साइट, ये रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हिंड थर्ड के लिए, इको R फर्स्ट के लिए, बॉम H1 के लिए, सॉल फर्स्ट के लिए, PVU सेकेंड, PST फर्स्ट, CLA फर्स्ट, ठीक ना। और ओरी पॉइंट एंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जनरेटिंग AMPR एंड TET-R रो codes for the proteins involved in the replication of the plasmid। ये बातें क्या कर रही है, वही बात जो हमने अभी आपको बताई, वही सारी बात यहाँ पर बताए हैं कि क्या करते हैं, ये उस साइट्स को शो करते हैं जहां जहां पे ये अपना ये रिस्ट्रिक्शन जहां कट करेंगे, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट, ये ओरी पॉइंट। कहते हैं ना कि बायोटेक्नोलॉजी में कहते हैं कि हमारा प्लाज्मिड कैसा हो। आजकल आप देखते हैं नेताओं लोग बिहार में खूब चुनाव चला, हमारा नेता कैसा हो, बाहुबली जैसा हो, लंबी नाक वाला हो, ऊंचे कद वाला हो, ठीक है, ये बोलते हैं आप ना। तो वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी का प्लाज्मिड भी क्या कहता है, हम लोग कहते हैं ना हमारा प्लाज्मिड कैसा हो। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि भाई हम जिस प्लाज्मिड को यूज करेंगे, जिस वेक्टर प्लाज्मिड को यूज करेंगे वो हमारा प्लाज्मिड कैसा हो। तो उसके लिए भी एक चीज है, हमारा प्लाज्मिड ओरी वाला हो, हमारा प्लाज्मिड रोप वाला हो, हमारा प्लाज्मिड TET-R वाला हो, हमारा प्लाज्मिड AMPR वाला हो, और हमारा प्लाज्मिड 8 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कटने वाला हो। अगर इतना गुण है तो हम उसको जो है अपने बायोटेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। नहीं तो उसको हम वोट नहीं देंगे, उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए, अब आप लगिए हम लोग पिछले पेज पर लौटते हैं, पिछले पेज पर लौटते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इतनी चीज तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब आइए, अब अगला टूल है एंजाइम्स। बायोटेक्नोलॉजी में आरडीएनए बनाने के लिए जो अगली आवश्यकता आपको पड़ेगी वो एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ेगी। अभी अभी हम लोगों ने एंजाइम के बारे में पढ़ा। तो एंजाइम में मुख्य क्या होता है, एंजाइम प्लाज्मिड को रेप्लिकेट कराना है, उसके लिए रेप्लिकेशन कराने वाला एंजाइम चाहिए। तो रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, 3 प्रकार के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 काम करते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें डीएनए का
जो पॉलीमराइजेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, वो एक ही एंजाइम करा देता है, वो है डीएनए पॉलीमरेज ओनली, बस। ठीक है। तो यहां पर यूकैरियोटिक सेल के लिए अगर आपको जरूरत पड़ गई तो ऐसे एंजाइम्स के बारे में भी आप जान लें, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल हमें एंजाइम्स के बारे में भी जानने के लिए कह रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब तीनों के फीचर्स क्या हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। एनसीईआरटी में तो इतना नहीं दिया है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि हमारे बच्चे बेहतर जाने इसके लिए। तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में चर्चा हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। तो फीचर, इसमें डिफरेंस भी देख लेंगे, इनके कैरेक्टर को भी देख लेंगे। आइए, प्राइमरी फंक्शन, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। प्राइमरी फंक्शन के आधार पर हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को कैटेगराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है बेटा, ये क्या होता है, रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स एंड फिल गैप्स। यानी क्या होता है, डीएनए के ऊपर अगर कहीं आरएनए प्राइमर्स हैं तो उस प्राइमर्स को क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, रिमूव करता है, और उसकी जगह क्या करता है, उसकी जो गैपिंग होती है उसको डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से क्या करता है, उसको फिलअप करता है, और डीएनए को क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, फंक्शन के आधार पर जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है वो क्या करता है, डीएनए की रिपेयरिंग करता है। क्या होता है, स्पेशली इन यस रिस्पॉन्स। यस रिस्पॉन्स क्या है, एक्चुअली क्या है कि बैक्टीरिया में, ये एक बैक्टीरियल सिस्टम है यस, जिसमें क्या होता है, अगर कोई डीएनए डैमेज हो गया है तो उस डैमेज डीएनए को रिपेयर करने का काम क्या करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड करता है। और थर्ड का काम क्या करना है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन ऑन लीडिंग स्ट्रैंड। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है डीएनए का, लीडिंग स्ट्रैंड माने 3 to 5 प्राइम वाला, ये क्या करता है, उस पर जाकर के उस स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन, स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब आइए की एक्टिविटी, यानी इन तीनों की एक्टिविटी क्या कर, ध्यान रखिएगा। तो जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो 3 से 5 प्राइम के डायरेक्शन में क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस का कार्य करता है, माने डीएनए को कट कर देगा। एक्टिविटी फॉर प्राइमर रिमूवल, क्या करते हैं, प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए क्या करता है, 3 से 5 प्राइम के डायरेक्शन में क्या करता है, ये एक्सोन्यूक्लियस यानी बाहर से डीएनए को क्या करता है, वो काटना शुरू कर देगा। और 5 से 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्या करता है, पॉलीमरेज एक्टिविटी, यानी ये डीएनए के कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाने का काम करता है, और इस प्रकार से जो गैपिंग होती है उसको फिलअप करता है। एंड लैगिंग, और यह काम कहां करता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का, उस पर ये क्या करता है, ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, यानी न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। और 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ क्या करता है, डीएनए को कट करता है, एडिटिंग करता है। सेकेंड का काम क्या है, इसका काम हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन में ही होता है, आगे पीछे नहीं। 3 to 5 डायरेक्शन क्या करता है, ये एक्सोन्यूक्लियस का काम करता है, और प्रूफ रीडिंग और एक्सोन्यूक्लियस का काम करता है। जो थर्ड है, ये थर्ड का काम करता है, ये 3 to 5 डायरेक्शन क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस का काम करता है फॉर प्रूफ रीडिंग, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ क्या करता है, हाई स्पीड में पॉलीमराइजेशन करता है, हाई स्पीड में पॉलीमराइजेशन करता है। जो प्रोसेसिविटी के बारे में अगर चर्चा करें तो डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है इसकी प्रोसेसिविटी क्या होती है, लो होती है, इसकी प्रोसेसिविटी लो होती है, इसकी भी प्रोसेसिविटी क्या होती है, लो होती है, जबकि इसकी प्रोसेसिविटी क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है। आइए नेक्स्ट पेज पर चर्चा करें। जो स्पीड की अगर चर्चा करें तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, यानी 1 सेकेंड में क्या करेगा, 20 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिला करके उसका फॉर्मेशन कर देगा, यानी जोड़ देगा। और सेकेंड क्या करता है, नियर अबाउट 5 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। इसकी प्रोसेसिविटी इससे भी कम है। सेकेंड की प्रोसेसिविटी 5 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड है, और इसकी प्रोसेसिविटी नियर अबाउट 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड है, जबकि इसकी प्रोसेसिविटी
अरे डियर स्टूडेंट्स, एक ही सेकंड में लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ये जोड़ सकता है। यानी ये मान के चलिए कि जैसे कि 3 कारीगर हैं, ईंट रखी है, ईंट की दीवार बनाना है, ईंटों को लेकर के दीवार बनाना है। अब प्रश्न यह है कि कौन सा कारीगर कितने तेज काम कर रहा है। तो जो सेकंड है, जो कारीगर जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये क्या करता है, ये 1 सेकंड में केवल 5 ईंट जोड़ सकता है। लेकिन जो फर्स्ट है वो 1 सेकंड में 20 ईंट्स को जोड़ सकता है। लेकिन जो थर्ड है वो एक ही सेकंड में 1000 ईंटों को जोड़ सकता है। ये स्पीड की बात हुई। स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है, ये मोनोमेरिक होता है, मोनोमेरिक एंजाइम होता है। सेकेंड भी क्या होता है, मोनोमेरिक एंजाइम होता है। जबकि थर्ड क्या होता है, लार्ज होलो एंजाइम होता है। अभी क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, मोनोमेरिक यानी केवल पेप्टाइड या प्रोटीन का बना होगा, पेप्टाइड या प्रोटीन। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें प्रोस्थेटिक और नॉन प्रोस्थेटिक दोनों ग्रुप मिले होते हैं। अब इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। आइए पॉलीमराइजेशन की साइट अगर हम जानना चाहें कि इसकी पॉलीमराइजेशन की साइट क्या होगी, तो क्या करता है ये डीएनए पॉलीमरेज, क्या करता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड पर क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन का काम करता है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये डीएनए है, इसकी पोलैरिटी क्या है, इसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो क्या करेगा, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या करेगा, ये अंदर से जाकर के बाहर की तरफ क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा और ये क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड। यहां क्या हो जाएगा, 5 प्राइम से अंदर की तरफ ये पॉलीमराइजेशन करेगा और क्या हो जाएगा, ये लीडिंग स्ट्रैंड होगा। तो वो ये थर्ड वाला इस पर पॉलीमराइजेशन करता है, यानी ये डीएनए स्ट्रैंड को बनाता है, और फर्स्ट क्या होगा, इस पर बनाएगा। ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगी, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे चलिए, आगे देखिए, ये जो प्लाज्मिड के बारे में अभी आपको दिखाया गया था, इस फिगर को आपने देखा। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। और डीएनए लाइगेज अगला एंजाइम क्या है, अभी तो हम लोगों ने डीएनए के बारे में, डीएनए पॉलीमरेज की बारे में भी पढ़ा। अगला एंजाइम क्या होता है, अगला एंजाइम इसमें काम करता है डीएनए लाइगेज, जिसको केमिकल गम कहते हैं। ये क्या करता है, जॉइंट्स डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। और इसकी डिस्कवरी स्टैनले कोहेन ने की थी, स्टैनले कोहेन ने की थी। याद आ रहा है, रॉबर्ट बोयर और कोहेन घर से निकलते ही रास्ते में हो गई मुलाकात, और वेक्टर इकोलाई के वीडीएनए से इंसुलिन का आरडीएनए कैसे मिलेगा, कैसे होगी सगाई, जिस पर बात किए थे पहले वीडियो में। तो वही कोहेन के बारे में आप जान लीजिए। तो कोहेन ने क्या काम था, केमिकल गम की खोज की थी। और केमिकल गम क्या है, डीएनए लाइगेजेस है, जो क्या करता है, डीएनए के कटे हुए खंडों को उसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग करा करके क्या करता है, बॉन्डिंग करा करके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ देता है। अब बात आई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही जो रिस्ट्रिक्शन, ये सब क्या है, ये सभी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं। ये सभी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे टूल्स में यूज होते हैं, उसको जान लीजिए। तो ये जो आरई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसको केमिकल नाइफ कहते हैं, रासायनिक चाकू कहते हैं, और इसको केमिकल गम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डीएनए लाइगेज रासायनिक गोंद है जो डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ता है, और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ये केमिकल नाइफ है जो डीएनए के स्ट्रैंड को काटता है। तो क्या करता है, आरई क्या करता है, कट्स डीएनए ऑन इट्स पैलिंड्रोम्स। ये क्या करते हैं, आरई क्या करते हैं, अपने पैलिंड्रोम्स पर इन बिटवीन सेम बेस ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अपने पैलिंड्रोम के सेम बेस पर ये क्या करते हैं, एक साथ कट लगाते हैं। ये इनकी खासियत है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। इस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर किया था हर्बर्ट बोयर ने 1939 में इस्रिचिया कोलाई के अंदर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा,
ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैज देयर स्पेसिफिक या ओन पैलिंड्रोम्स। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अपने स्पेसिफिक विशिष्ट पैलिंड्रोम्स होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 10 लोग, कोई एक फल है, 10 लोग उसको खाने वाले हैं, तो 10 लोग खाने वाले हैं, हर खाने वाले का फल को काटने का जो तरीका है वो अपना अलग अलग होता है। कोई क्या करता है, कोई अग्रता से काटता है, कोई मुंह में लेकर चौहर से काटता है, कोई चाकू से काटता है, कोई नाखून से काटता है। यानी जो जहां काटता है वो उसका पैलिंड्रोम कहलाएगा। तो हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अपने अलग अलग पैलिंड्रोम्स होते हैं। और ये पैलिंड्रोम्स क्या हैं, इसके बारे में आप बिल्कुल उतावले हो रहे होंगे जानने के लिए। तो आइए पैलिंड्रोम्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पैलिंड्रोम्स किसी भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर बेस पेयर के वो पैटर्न होते हैं, एक ढंग होते हैं, जिसको 5 प्राइम से 3 प्राइम या 3 प्राइम से 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे दोनों स्ट्रैंड को, तो एक ही ध्वनि निकलती है। जैसे जहाज को उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए। हम लोग आख्यात कीजिएगा, हम लोग जब थे तो एक कहानी, एक खेल खेलते थे और किस्सा बजाते थे। अच्छा बताइए, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक जबान क्या है? तो कोई कहता था जहाज, कोई कहता था डालडा। तो फिर कोई कहता था अच्छा बताइए, 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक जबान। तो कोई कहता था तेजू के बाजार जाग। अब इसको उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए, एक ही बात आएगी, बाजार जाग। फिर कोई कहता था अच्छा बताइए, तेजू के पापा के जूते, यानी 8 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक जबान। तो हो गया क्या, तेजू के पापा के जूते। उल्टा सीधा पढ़िए, एक ही राउंड आएगा। ये सब क्या है, ये सब पैलिंड्रोम्स हैं। और ज्यादा पढ़ना हो तो 12 अक्षर के मेरा नाम उल्टा सीधा एक जबान क्या होगा, राधा के नींबू में बूनी की धारा। उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए, एक ही साउंड आएगा। तो ये सब क्या है, दीज आर द पैलिंड्रोम्स। अब आइए आप पैलिंड्रोम्स को समझ जाइए, जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं? पैलिंड्रोम्स वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे लेबल एक वर्ड है, उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए एक ही शब्द आएगा। वर्ड्स में मलयालम है, उल्टा पढ़िए या सीधा पढ़िए मलयालम ही ध्वनि निकलेगी। फ्रेज नेवर ओड और इवन, तो क्या होगा, NEVER, ठीक ना, कभी नहीं। ओड, नेवर ओड और इवन, इसको ऊपर पढ़िए नीचे पढ़िए एक ही शब्द आएगा। ये फ्रेज हो गया। नंबर्स भी क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स होते हैं। जैसे देखिए 1 to 1 उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए एक ही आएगा। 9889 उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए एक ही आएगा। सेक्वेंसेस में देखिए 2-2-2020, इसको पढ़िए सेम वही आएगा। और अब पैलिंड्रोम्स यहां देखिए, GAATTC 5 प्राइम से 3 प्राइम, GAATTC, और 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़िए GAATTC। ये क्या है, ये भी सीक्वेंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस बायोटेक्नोलॉजी में हमको जीनों के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, क्या होते हैं, 4 से लेकर के 6 न्यूक्लियोटाइड्स बार बार क्या होते हैं, एक ऐसे सीक्वेंस में लगे होते हैं कि ऊपर 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला जो स्टैंड है और नीचे जो 3 प्राइम से 5 प्राइम का है, दोनों में क्या होते हैं, दोनों सीक्वेंस एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। उल्टा पढ़िए चाहे सीधा पढ़िए वो एक ही सेंस में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सीक्वेंस है, पैलिंड्रोम्स हैं, GAATTC। जैसे मान लीजिए यहां पे ये है, ये डीएनए है, एक डीएनए है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहां क्या है, GAATTC। इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, देखिए ये क्या है, ये आपका दूसरा वाला डीएनए हो गया, दूसरा स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम है। ठीक है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या होगा, अब आप क्या कीजिए, इधर से इसका क्या हो जाएगा, C का G
A T T C। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़िए, इधर से उल्टा पढ़िए चाहे सीधा पढ़िए। GAATTC इधर से पढ़िए, GAATTC उल्टा सीधा एक जबान। 6 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक जबान। जो GAATTC ये क्या है? ये पैलिंड्रोम्स हैं। इस प्रकार से पूरे डीएनए में ये पैलिंड्रोम्स होते हैं। और जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम हैं, ध्यान रखिएगा, अब तक लगभग 230 बैक्टीरिया से लगभग 900 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स के बारे में खोज हो चुकी है। और ये क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की खासियत क्या होती है? ये पूरे डीएनए को कहीं और से कट नहीं करेंगे, ये अपने खास पैलिंड्रोम के किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही दोनों स्टैंड पर एक साथ कट लगाते हैं। इस बात को समझ के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर क्वेश्चन भी आता है। जैसे यहां देखिए, यहां पर कुछ पैलिंड्रोम्स, सीक्वेंस, सोर्स और साइट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज। यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज के साइट तो हम लोग पीछे देख रहे हैं, ये उनके नाम हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज के ये साइट्स नहीं है, ये नेम है, नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज। तो क्या है? इको R1, इको R फर्स्ट। इको R फर्स्ट क्या है? E फॉर इस्चेरिचिया, ठीक है, E फॉर इस्चेरिचिया, CO फॉर कोलाई, ठीक है, इस्चेरिचिया कोलाई। R स्ट्रेन पहले राउंड में इसकी खोज हो गई थी, ठीक है। तो इस्चेरिचिया कोलाई, इको R1 कहां से मिलता है? इस्चेरिचिया कोलाई से मिलता है। ये किस पैलिंड्रोम में काम करता है? ये GAATTC में G और A के बीच में क्या करता है? हमेशा दोनों स्टैंड पे कट लगाएगा। यहां पे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन दिया गया है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ इसको देखेंगे तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ इधर से भी होगा, इधर भी 5 प्राइम मिलेगा, 3 प्राइम मिलेगा। तो यहां भी G और A के बीच में कट लगाएगा। देखिए यहां देखिए, जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ अगर इसने यहां पे कट लगाया तो क्या करेगा? यहां भी G और A के बीच में कट लगाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? ये यहां काटेगा, यहां काटेगा। इस प्रकार से कट लगाने के बाद क्या होगा? ये दोनों सिरे क्या हो जाएंगे? इस प्रकार से हैंगिंग, यानी क्या करेंगे? हैंगिंग फेज में, यानी ये चिपकने वाले स्टिकी एंड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर इस प्रकार से बने तो ब्लंट एंड होगा। आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए, CLA फर्स्ट क्या है? कैरियोफेनन लाटम। कैरियोफेनन लाटम से यह CLA फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम प्राप्त किया गया। यह क्या काम करता है? यह 5 प्राइम से 3 प्राइम में ये G और A के बीच में कट लगाता है। यहां पर, यहां कट, जहां जहां ये पॉइंट बने हैं ये उनके कट वाले, यानी यह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम क्या करेगा? इसको यहां पे काटेगा, दोनों स्टैंड को। हिंड थर्ड, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, यह A और A के बीच में कट लगाता है। क्या है? ये 6 लेटर के क्या है? पैलिंड्रोम्स हैं। बॉम H1 क्या काम करेगा? ये देखिए, बॉम H1 बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशंस, यह G और G के बीच में कट लगाता है। सॉल फर्स्ट यानी शटल एवियोनिक्स लेबोरेटरी, ध्यान रखिएगा, यह लेबोरेटरी के द्वारा लेबोरेटरी में बनाया गया था। किस लेबोरेटरी में? शटल एवियोनिक्स नाम के लेबोरेटरी में ये बनाया गया था, इसलिए इसका नाम सॉल फर्स्ट पड़ा। ये क्या करता है? G और T के बीच में कट लगाता है। PBU फर्स्ट, प्रोटियस वुल्गारिस फर्स्ट, ये यहां पे कट लगाता है, और प्रोटियस वुल्गारिस सेकंड यहां पे कट लगाता है, ठीक है। PST फर्स्ट क्या करेगा? PST फर्स्ट प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है, और यह हमेशा A और G के बीच में कट लगाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस लिस्ट में हम लोग आकर क्या काम किए? ये पैलिंड्रोम्स के बारे में जाना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के प्रकार जाने, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद वो किससे प्राप्त किए जाते हैं उस बैक्टीरिया के नाम जाने, और उनका पैलिंड्रोम क्या होता है, और उस पैलिंड्रोम पे किस पॉइंट पे वो किस न्यूक्लियोटाइडों के बीच में कट लगाते हैं, ये हम लोग जान गए। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ब्लैंक है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ब्लैंक है, तो इसको ब्लैंक रहने दीजिए, और हम लोग क्या काम करेंगे? अगली चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब आपके लिए मैं होमवर्क सेंड कर दूं।
ये देखिए हिंदी मीडियम में आपका होमवर्क आ गया है। आप आंसर पाना चाहेंगे तो लीजिए, आप अपने बुद्धि को देखते हुए आंसर को लेते हुए आप क्या काम कीजिएगा, ये सारे आंसर आप देखिए। अगर हम आपको हल कराने चले, इस पर जो क्वेश्चन हमारे इस डिजिटल बोर्ड ने क्रिएट किया है उसके बारे में आप कुछ क्वेश्चन जाइए। जैव प्रौद्योगिकी का मूल सिद्धांत क्या है? तो क्या है? जीन क्लोनिंग, प्रोटीन पृथक्करण, कोशिका वृद्धि या वसा संश्लेषण। उत्तर होगा जीन क्लोनिंग। ठीक है, आइए सेकेंड वाले में देखिए, पुनः संयोजक डीएनए आरडीएनए तकनीक में वेक्टर का क्या कार्य है? बाहरी डीएनए को होस्ट कोशिका में ले जाना, ये वेक्टर का कार्य है। ये सारे आंसर गलत हैं। आइए इसका आंसर अभी, अच्छा इसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया। चलिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग क्यों किया जाता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप जानिए, डीएनए के टुकड़ों को उसके आकार के आधार पर अलग करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना, डीएनए को जोड़ना, आरएनए का संश्लेषण करना या प्रोटीन को विघटित करना। बोलिए बेटा, क्या उत्तर होगा? सोचिए, मैं समझता हूं इसका उत्तर जो है ए होगा। उत्तर में देख लेते हैं क्या है। यस, ए ही है। आगे चलिए। अरे भाई, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूं, देख रहा हूं। आप देखिए आगे आइए, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए अणु क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। ध्यान रखिएगा, क्लास 11th में आपने जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तो वहां पे प्लाज्मिड के लिए आपने क्या लिखा था? यही लिखा था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। संभवतः इसका आंसर यही है। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, नो। कोशिका का एक कोशिका, नो। एक प्रकार का एंटीबॉडी, नो। उत्तर है ए। आप देख सकते हैं उत्तर है ए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उद्देश्य क्या है? अभी आप जान लीजिए, आगे आपको देखना होगा। तो डीएनए के लाखों प्रतियां बनाना या प्रोटीन की पहचान करना, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना या जीन थेरेपी करना, क्या हो सकता है? बुद्धि लड़ाइए। इसका काम है, पीसीआर का काम है डीएनए की लाखों प्रतियां बनाना। उत्तर ये है, ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लाखों प्रति बनाना, ये देखिए उत्तर आ गया। आइए, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक जीव ऐसे जीव जिसको आप जीएमओ कहते हैं, ऐसे जीव जिसके डीएनए में आपने तोड़ फोड़ कर दिया है, तोड़ के उसका निकाल दिया है, बाहर का कोई लाके जोड़ दिया है, वो ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाता है। तो इसमें उत्तर क्या कौन मैच कर रहा है? वे जीव जिसमें बाहरी डीएनए डाला गया हो, यस। वे जीव जिसमें डीएनए नहीं होता है, वे जीव जो केवल एक जीन रखते हैं, वे जीव जो केवल प्रोटीन से बनते हैं, नो। एक आंसर है, तो ए आंसर आ गया। आइए 8वां प्रश्न, एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध जीन का उपयोग पुनः संयोजक डीएनए तकनीकों में किस लिए किया जाता है? एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध जीन का उपयोग, यानी एंटीबायोटिक टेट आर और एमपीआर वाले जीन का उपयोग डीएनए तकनीकों में किस लिए किया जाता है? चयन योग्य मार्कर के रूप में, डीएनए को काटने के लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सहायता करने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाने के लिए। यहां पे आप लटक जाएंगे। क्यों लटक जाएंगे? अभी ये आगे का टॉपिक है, आपसे समझ नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा, चयन योग्य मार्कर के रूप में किया जाता है। ये देखिए क्यों? क्योंकि किसी डीएनए में हमारा जो इच्छित डिजायर्ड डीएनए किसी प्लाज्मिड में सफलतापूर्वक जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया है, इसको आप कैसे जानेंगे? जानने के लिए क्या करना होगा? अरे भाई, कोई सिग्नल, कोई मार्कर होगा तो ही तो बताएगा। इतना छोटा संरचना होता है, इतना माइक्रो होता है कि उसे कोई भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख के नहीं बता सकता कि हाँ जुड़ा कि नहीं बच रहा है। तो जो हम देख नहीं सकते तो किस आधार पर? रसायन के आधार पर, केमिकल एनालिसिस के आधार पर हम जानते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? चयन योग्य मार्कर के रूप में, यानी सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में इसका क्या होता है? यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग का क्या अर्थ है? क्लोनिंग का अर्थ क्या है? किसी जीव या कोशिका के आनुवंशिक रूप से समान प्रतियां बनाना, या डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना, या प्रोटीन को बढ़ाना, या नए वायरस को बनाना। सोचिए, बोलिए। ए जय प्रौद्योगिकी। यस डियर स्टूडेंट्स, ये बंद हो गया है। चलिए, हमारा काम हो गया, बाकी चीज हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।